हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि सुबह 11 बजे आप लोगों को जीएस की क्लास मिलती है और शाम को 4 बजे साहित्य की क्लास मिलती है तथा रात को 8 बजे एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, 2 दिन क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और जो टाइम टेबल था वो भी, लेकिन अब ये क्लास लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जीएस में सबसे पहले भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास में हम लोगों का पहला जो था, इससे पहली वाली क्लास में हम लोग पढ़े हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, उससे हम लोगों ने उस क्लास को हम लोगों ने 3 क्लास में पूरा कर लिया है, जिसमें कि 126 प्रश्न थे टोटल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास लगभग 2 क्लास में हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद से पढ़ने वाले हैं हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास में प्रश्न बहुत ज़्यादा है और उसमें ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तमाम जो हैं सब प्रश्न वहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए, जो लोग ये क्लास प्राचीन भारत का इतिहास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। मध्यकालीन भारत का इतिहास से आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक था। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी समय सीमा है 1206 और 10। ठीक है, 1206 से 10 ईस्वी है। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा। किसको? ऐबक को। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। पहले तो काजी ने उसको उचित शिक्षा दी, उसके बाद से गोरी ने उसे खरीद लिया। किसको? ऐबक को। आगे देखते हैं, खरीद लिया। फिर उसके बाद से अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। ये थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, अमीर ए आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। किसको? ऐबक को, गोरी ने। ठीक है, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियमपूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली, यानी दास वो नहीं रहा। ठीक है,
प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। कुरान ख्वां की भी उपाधि इसको दी गई थी। किसको? ऐबक को। ऐबक को साहित्य से अनुराग था, यानी साहित्य से प्रेम था। ठीक है, और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ऐबक की। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछ देता है कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने किया? तो निर्माण किया ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा किसने किया? पूरा किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। तो यहाँ पे इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों दिया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, उलुग है, रजिया सुल्तान है, प्रकृति में से कोई नहीं, प्रकृति में से एक से अधिक। तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा किया था यहाँ पे पूछ रहा है किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे दिख रहा है अक्ता या इक्ता। ठीक, अक्ता प्रथा। आखिर अक्ता प्रथा है क्या? अक्ता प्रथा का मतलब होता है कि जिस प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के, यानी भूमि जो रहता है उसके छोटे छोटे खंड हो जाते हैं, उस खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों में उनके वेतन के रूप में बांटा जाता था। ठीक है, जिस प्रकार पैसा बांटा जाता है वेतन के रूप में, ठीक उसी प्रकार भूमि बांटी जाती थी, उसी को हम अक्ता प्रथा कहते हैं। ठीक है, गोर के मोहम्मद शाम यानी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1911 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। ठीक है, 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कुहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने, जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बहुत चर्चित है, जिसको मतलब कह सकते हैं तहस नहस करने के लिए ये प्रसिद्ध है, यही किया था उसका तहस नहस। ठीक है, मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202
से लेकर 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ये ध्यान रखिएगा, जिस समय वो बख्तियार खिलजी अपना कब्जा इधर उधर जमा रहा था, उस समय बंगाल का जो शासक वो था लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जब जिस जगह का, जिस देश का, जिस राज्य का राजा ही नहीं रहेगा, वहाँ की जनता क्या करेगी? आत्मसमर्पण कर देगी। ठीक है। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पार्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ई-नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? तबकात-ई-नासिरी से प्राप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है तबकात-ई-नासिरी से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिन्हाजुद्दीन सिराज। ठीक है, मिन्हाजुद्दीन सिराज। प्रश्न नंबर 8 है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। प्रश्न नंबर 9 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको किया था? इल्तुतमिश ने मलिक जानी को किया था। मलिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ किंगशिप को थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा बलबन। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोटेशन। ठीक है, ये बुगरा खां से कहा था कि किसने कहा था? बलबन ने कहा था बुगरा खां से, अपने पुत्र बुगरा खां से, कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, इसको स्टार लगा दीजिए। जब यहाँ पर प्रश्न में नाम दिया है तो पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने तुगलक नहीं, बलबन। ऑप्शन बी बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या
सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक कोटेशन दिया गया है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। यह किसने कहा है? बलबन ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अगर पूछे ये किसने कहा है तो बर्नी ने। ठीक है, ये जो कोटेशन है किसने कहा तो बर्नी ने। अगर पूछे किसके लिए कहा है तो अलाउद्दीन के लिए कहा है। ठीक है, अलाउद्दीन के लिए। यहाँ एक शब्द आ रहा है शरीयत। हम लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे उसमें भक्ति काल था। भक्ति काल में हम सूफी काव्य पढ़ रहे थे। उसमें जो साधक की अवस्थाएं दी गई थी सतमाह यानी शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। ठीक है, हकीकत, ये वहीं से शरीयत लिया गया है। जो यहाँ शरीयत आप लोग देख रहे हैं ये वहीं का शरीयत है। ये सूफी काव्य में भी है। ठीक है, इसका क्रम पूछा जाता है, इधर उधर कर दिया जाता है इसको, इसका क्रम पूछा जाता है। तो इसका हम ट्रिक आप लोगों को बताए थे सतमाह। ठीक है, सतमाह बताए थे। ये इसको इसका ट्रिक होता है कि इसको क्रम से सजा सकते हैं। ठीक है, आइए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में आइए पढ़ते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। ठीक है, मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था। जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानिन बताया। ठीक है, इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? यहाँ पूछ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति यानी जो होगा वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होगा। तो पूछ रहा है कि उसमें से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, यानी जब मंगोलों से युद्ध हो रहा था तो किसकी मृत्यु हुई थी? जफर खां की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के जो जफर खां है वह मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। ठीक है, जो रानी पद्मिनी है जिसका नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। ठीक है, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 यानी पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया हम लोग पढ़े हैं सूफी काव्य में। मलिक मोहम्मद जायसी को हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसी में पढ़े थे हम लोग
कि जो पद्मावत है वो किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिसका रचना काल है 1540 ईस्वी। ठीक है, वही है यहाँ पर कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी तक अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, रामचंद्र देव जो है युद्ध में पराजित हुआ और आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? यहाँ पूछ रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, यानी इसको अधिक अपनाया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 के बारे में यहाँ दिया गया है, अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस रंग के पत्थर से हुआ है? तो लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। प्रश्न नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? आपका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो कि दिल्ली का सुल्तान था, वह सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी और उसमें कुशल हकीम रखे। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बेरोजगारों को रोजगार किसने दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने या शेर शाह सूरी ने? तो आपका उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। ठीक है, ऑप्शन सी।
फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? आपका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसके दासों की संख्या जो है 1,80,000 संभवतः पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग यानी दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? आपका उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है, फारसी यात्री जो था अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? आपका उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन सी। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसका कार्यकाल था 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी। ठीक है, विजयनगर में आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला, ये नाम याद रखिएगा, मतला उस सदाइन व मजमउल बहरीन, ठीक है, में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 24 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश। आपका उत्तर हो जाएगा तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। ठीक है, सैयद वंश का। आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण 1938 ईस्वी। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1938 ईस्वी ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। उस 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ठीक है, जो नगर बसाया उसका नाम अब आगरा है। आपका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया जो कि आगरा है अभी। ठीक है, 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि गज ए सिकंदरी किसके काल में नाप का पैमाना बना। ठीक है, उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था।
उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी ये भी नाम याद रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ था जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदर शाही, उसकी रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, गुलरुखी। प्रश्न नंबर 26 है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा हरिहर बुक्का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने जो कि विजयनगर का शासक था, जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। प्रश्न नंबर 27 के बारे में आइए देखते हैं कि 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर और बुक्का दोनों बाप बेटे थे। ठीक है, हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 जिसका समय सीमा है। ठीक है, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। किसने? हरिहर द्वितीय ने। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। इसलिए यहीं से प्रश्न उठाया गया है कि सबसे बड़ी सफलता क्या थी हरिहर द्वितीय की? तो बेलगांव व गोवा छीनना। ठीक है, वह शिव यानी विरूपाक्ष का उपासक था। प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराय ने किस राजा के साथ लड़ा? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध हुआ कृष्णदेवराय के साथ। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर, ये याद रखिएगा, पांगल एवं गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुबशाही सेना पराजित हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये जो वित्तीय व्यवस्था है, एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न नंबर 29 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। ठीक, विजयनगर राज्य की विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट, जो कि भूमि कर कहा जाता था, नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है?
आपका उत्तर हो जाएगा हम्पी में। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हम्पी के खंडहर वर्तमान जो कि कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है हम्पी। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो आपका उत्तर हो जाएगा रक्षा विभाग से। ऑप्शन सी, रक्षा विभाग से संबंधित था दीवान ए अर्ज। दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है। इस विभाग जो कि दीवान ए अर्ज है, इस विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तीन चीज़ें दिख रही यहाँ पर कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया, उसके बाद से छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां हसन गंगू, जिसकी समय सीमा है 1347 से 1358 ईस्वी, नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसनाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। जजिया कर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो सरंजामी भूमि क्या है, आप लोगों को पता चल गया कि सरंजामी भूमि जो प्रथा है, सरंजामी प्रथा है, वह दिया जाता था किसके लिए? निर्वहन के लिए, यानी जो जीवन यापन करने के लिए दिया जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो यहाँ तो आपका उत्तर हो जाएगा, इंगित करता है, खराज भी हो जाएगा, उस्र, खुम्स नहीं होगा। तो यहाँ आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। खराज होगा, उस्र होगा और मुक्तई होगा। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट धन था। जब ऑप्शन में दे दिया गया है तो इसको ध्यान रखिएगा कि खुम्स क्या है? लूट धन है। खुम्स क्या है? लूट धन है। ठीक है, लूट धन है। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में
बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और 1/5 भाग जो है सैनिकों में बांटा, सीधे उल्टा कर दिया। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? जो कि फसल की नपाई होती थी उसका आधा जो होता था राजस्व के रूप में दावा किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। इल्तुतमिश और बलबन 1/3 लिए थे और यहाँ पर 50% जो है अलाउद्दीन खिलजी ले रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहाँ अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी सही माना है। सी और डी यानी मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। ये सुहरावर्दी संप्रदाय हम लोग फिर वही बात कर रहे हैं, भक्ति काल में जो सूफी काव्य पढ़े थे उसमें पढ़े थे। उसमें 4 संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है। हम जहाँ जो क्वेश्चन याद आ जाता है आप लोगों को बता देते हैं। तो इसको भी क्रम से लगाने के लिए आता है, तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है चिसुकान। ठीक है, चिसुकान। ठीक है। पहले आएगा चिश्ती संप्रदाय, उसके बाद से सुहरावर्दी संप्रदाय, उसके बाद से कादरी संप्रदाय, उसके बाद से नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है। वही सुहरावर्दी संप्रदाय है जो कि शेख बहाउद्दीन जकारिया से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38। उससे पहले देखते हैं कि भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिसकी समय सीमा है 1182 से लेकर 1262 ईस्वी, उससे प्रारंभ हुआ। सूफियों की संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 38 है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 200, 250 और 500। तो इसमें 2 उत्तर हो जाएगा सी और डी। ठीक है, सी और डी। तो इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। इसमें शेर शाह और इस्लाम शाह दोनों लोग आएंगे। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस्लाम शाह जो था वो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। प्रश्न नंबर 39 है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 एवं लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है जो कि लास्ट प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी और तांबा। यानी जो सल्तनत काल के सिक्के थे, टका जो था वो चांदी का था,
ससगनी चांदी का था और जीतल तांबा का था। ठीक है। सल्तनत काल में टका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज मध्यकालीन भारत इतिहास का 40 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। अब बाकी जो 40 प्रश्न बचे हैं उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इसका PDF आप लोगों को इस नंबर पर दिया जाता है। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जिन लोगों को PDF इसका PDF जिसको लेना है वो 8737812839 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज करेंगे, आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उसी में PDF प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी क्लास हम लेते हैं, चाहे GS की हो, चाहे साहित्य की हो, चाहे NCERT हो, चाहे SCERT हो, SCERT क्लास हम लोगों की पूरी हो चुकी है और उसका PDF भी आप लोगों को दे दिया गया है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।